हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनसीईआरटी का लेक्चर, जो होगा हमारा 7th लेक्चर क्लास 6 का। इसमें हम जानेंगे जो हमारे रूलर्स थे अशोका, उनके बारे में, उनकी जो लाइफस्टाइल थी और उनका जो हमारे इतिहास में इतना जो इतनी महत्वपूर्णता या फिर इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। ये भी जैसे उनके इंस्क्रिप्शन जो भी बनाए गए थे उनके द्वारा, उनको जो आज के युग में उनकी वैल्यू क्या है, ये सब हम आज देखेंगे। आज के ओवरव्यू में रहेगा अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल टू एन एम्पायर। एम्पायर और किंगडम में क्या डिफरेंस होता है, ये भी देखेंगे कि किंगडम और एम्पायर में क्या फ़र्क होता है। जैसे किंगडम एक बहुत ही बड़े राज्य को कहते हैं। इसमें रिसोर्सेस जो संसाधन है उसकी अधिक आवश्यकता होती है इन कंपैरिजन टू किंगडम। तो ये भी देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद कैपिटल्स, उज्जैन, पाटलिपुत्र, इन सब के बारे में। फिर अशोका द एम्परर रूलिंग द एम्पायर, जो एम्पायर है उसको रूल करना या फिर उसमें जो करने में जो कठिनाइयाँ आती है वो एक किंगडम के मुकाबले वो किस तरीके से अलग है। फिर अशोका यूनिक है रूलर। बेसिकली ये चैप्टर अशोका, जो हमारे अशोक राजा थे, उन पर रहने वाला है, उनकी लाइफस्टाइल पे, और जो उन्होंने हमें वैल्यू सिखाई, जो हमें मूल्य दिए, कि वो कैसे पहले आक्रामक थे एक, और बाद में उन्होंने सब तरीके से अपना संन्यास के रूप में और अहिंसा का पाठ हमें पढ़ाया। फिर अशोका वही कलिंग वॉर के बाद इन्हें कैसे एक एनलाइटमेंट या फिर उनको एक ऐसी ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जिन्होंने क्या करा, अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया। तो ये भी देखेंगे। और चाइना से हमारा क्या तात्पर्य है इस चैप्टर में। तो हम कंटेम्प्रेरी भी देखेंगे कि चाइना में कैसी रूलिंग या फिर कैसा रूल वहाँ पर उस समय हो रहा था, किसके समय, अशोका के समय। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बेसिक नॉलेज रहने वाली है इसमें अशोका पे 6th क्लास के हिसाब से। और चैप्टर कौन सा है इसका, 7। इसके बाद आपको कोई भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये समराइज फॉर्म में हमने पूरा इसमें जो एनसीईआरटी के तथ्य हैं वो पॉइंट वाइज इसमें बताए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल टू एन एम्पायर। जो एक बड़ा किंगडम होता है उसी के बराबर ही क्या होता है, एक एम्पायर होता है, एम्पायर। द लाइन्स डेट वॉज सीन ऑन आवर नोट्स। आपने जो रुपए देखा होगा, पैसे देखे होंगे, उसमें नोटों में आपने एक शेर को देखा होगा जो अशोक स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं, ये हैं। और सिक्कों में भी देखा होगा, कॉइन्स में। तो इनकी क्या है, इनका इतिहास बहुत ही लंबा रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इनका इतिहास क्या है, बहुत ही लंबा रहा है। एंड प्लेस्ड अ टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर ऑफ सारनाथ। तो इसमें याद करने की कौन सी चीज़ें हैं, इस स्तंभ का नाम क्या है, अशोका पिलर। जो कहाँ लिखा गया है, यहाँ पर नहीं लिखा गया लेकिन यहाँ लिख देते हैं, अशोका पिलर के नाम से जाना जाता है इस शेर को। और ये कहाँ पर मिला है, ये सारनाथ जो जगह है, सारनाथ पिलर पे है। सारनाथ जगह है यहाँ पे एमपी में। वहाँ पर इसकी जब डिस्कवरी हुई थी, जब खोज हुई थी, तो कहाँ से हुई, सारनाथ से। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो अशोका पिलर है कहाँ से मिला है, सारनाथ से। अब डायनेस्टी, डायनेस्टी किसे कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वंश के नाम से जानते हैं। जैसे एक ही परिवार के कई रूलर अगर राज्य में या फिर साम्राज्य में अपनी शक्ति या शासन चलाए, एक ही परिवार के हों, जैसे कोई परिवार है, उसका पुत्र या पुत्री
अगर वो शासक बने, राजा बने, फिर उसके बाद उसके बच्चे, फिर इनके बच्चे, ऐसे ही। तो एक ही परिवार से ही चलते आ रहे हैं, तो इन्हीं को क्या कहेंगे, डायनेस्टी कहते हैं। आई होप समझ में आया हो। तो यही समझाया गया है। व्हेन अ मेंबर्स ऑफ अ सेम फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर क्या कहे करे, रूलर बने या शासन करे, रूलिंग करे, उसी को ही कहते हैं डायनेस्टी। द मौर्यज वर डायनेस्टी विद थ्री इंपॉर्टेंट रूलर्स। तो इसी के एग्जाम्पल के तौर पर कौन से यहाँ पर रूलर का जिक्र किया गया है, वो है मौर्य, मौर्य एम्पायर। जैसा आपने नाम सुना ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यही है। और कौन कौन से, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की, और जो बिंदुसार थे वो चंद्रगुप्त के पुत्र थे। और बिंदुसार के पुत्र कौन थे, अशोक थे, जो सम्राट अशोक के नाम से भी जाने जाते हैं, सम्राट अशोक। इनका एक बहुत ही गहरा इतिहास रहा है, जिन्होंने हमारे जो आज के युग है उनको गढ़ने में बहुत ही सहायता की। तो इसके आगे देखेंगे हम। तो इनकी चंद्रगुप्त जो एम्पायर था, साम्राज्य था, उसकी जो डेट लाइन है, टाइम लाइन है, वो कौन से, 321 BCE से 185 BC। हमने पिछली क्लास में BC में फ़र्क समझा दिया था AD में। अगर आपने देखा नहीं तो आप देख सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका मीन्स है कि जो हमारे ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है, इससे पहले की बात हो रही है। और एनो डोमिनी, इसके बाद की बात हो रही है। एनो डोमिनी AD की फुल फॉर्म होती है ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब देखते हैं अशोका के बारे में। His inscription were inscribed on pillar as rock surface। इंस्क्रिप्शन जैसे पुराने ज़माने में राजाओं के द्वारा उनके राज्य में प्रवेश करने से पहले एक पिलर बनाया जाता था, ताकि जो पिलर होता था, जैसे ये राज्य है, इसके बाहर एक पिलर बनवा दिया जाता था, ताकि जो भी ज़रूरी सूचना है, नियम कानून है उस राज्य के अंतर्गत, वो उस पर लिखे जाते थे, ताकि जो बाहर से आने वाले विदेशी यात्री थे या कोई भी व्यक्ति जो उस राज्य का ना हो, उसको ध्यान से पढ़कर उन नियमों का पालन कर सके और उनको मान सके, ताकि उनको राज्य में रहने में या फिर जैसे कुछ दिन गुजारना होता था, तो वो वैसी गतिविधि ना कर दे या फिर वैसा कोई काम ना कर दे जो उस राज्य में क्या हो, इलीगल हो। तो इस वजह से वो इंस्क्रिप्शन में पहले से ही लिखवा दिए जाते थे। तो ऐसे ही इंस्क्रिप्शन पाए गए, पिलर्स के रूप में पाए गए, और रॉक सरफेस पे, चट्टानों पर भी पाए गए अशोका के पिलर। द एम्पायर डेट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। तो जैसे हमने बताया, जो मौर्य एम्पायर था उसको किसने फाउंड किया, संस्थापक कौन थे उनके, चंद्रगुप्त मौर्य, जो उनके कौन थे, ग्रैंडफादर। और चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था, बिंदुसार, जैसे हमने ऊपर वाली स्लाइड में देखा। और इनके बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक, जिनकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो अशोक के ग्रैंडफादर, दादाजी कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने किसकी स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की, लगभग 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय अ वाइस मैन नेम चाणक्य या कौटिल्य। कौटिल्य कह लो या चाणक्य कह लो, जो किनके मंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। और इन्हीं की बहुत सहायता की थी, किसने, कौटिल्य ने, जो एक तरीके से अर्थशास्त्री भी थे। इनकी जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उन पर बहुत ही गहरी पकड़ थी, जिसके कारण वो किसकी सहायता करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य की, किसमें, स्ट्रेटेजी, रणनीति बनाने में, जिसके कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य एक सफल शासक बने। मैनी ऑफ चाणक्य आइडिया वर रिटेन डाउन इन अ बुक। जो चाणक्य जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे, उनके जो आइडिया थे, विचार थे, वो कौन सी बुक में लिखे गए, अर्थशास्त्र। और काफ़ी लोग इससे
कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोई इकोनॉमिक टाइप की बुक होगी, क्योंकि अर्थ मीन्स पैसा होता है। नहीं, ये कैसी है, ये पॉलिटिकल बुक है, एक राजनीतिक तौर पर बनाई गई पुस्तक है। उसमें स्ट्रेटेजी लिखी गई है, प्लानिंग और राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब। तो चंद्रगुप्त की भूमिका यहाँ पर दिखाई गई है और कैसे उनके मंत्री ने हेल्प की। कैपिटल्स, कैपिटल्स में कौन कौन से हैं? पाटलिपुत्र है, तक्षशिला या तक्षशिला भी कह सकते हैं, जो आज के पाकिस्तान में है, उज्जैन यहाँ पे। और तक्षशिला कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट का एंट्रेंस पॉइंट तक्षशिला को माना जाता है, जो आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पाए जाते हैं। और ये पाटलिपुत्र जो आज पटना के रूप में जाना जाता है। तक्षशिला वाज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। जब उत्तर पश्चिमी से या फिर उत्तर पश्चिमी से कोई किसी राज्य के रूलर को या व्यक्ति को आना पड़ता था, तो यहीं से वो उसकी एंट्रेंस, यहीं से उसका प्रवेश का द्वार हुआ करता था। इसी के लिए इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट, गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट ऑफ नॉर्थ टू साउथ। तो यही बताया गया है, ये बीच में पड़ता है, जो इस नॉर्थ और साउथ के रूट को क्रॉस करता है। मर्चेंट, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट्स पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटीज। जो व्यापारी थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनकी जो आवाजाही, आवागमन होता था, वो ज़्यादातर इन्हीं शहरों में बसते थे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मुनाफा वहीं होगा जहाँ संसाधन की बहुलता, जहाँ संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। अब देखते हैं, इन अदर एरियाज देयर वर विलेज ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। और दूसरे एरिया में क्या थे? फार्मर एंड हर्डर्स का गांव हुआ करता है। इन सम एरियाज, फार्मर मीन्स किसान और हर्डर्स जो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। आपको भी पता है कि उस समय जो जंगल था, उसकी जो संख्या थी वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती थी, और लोगों का जीवन निर्वाह मुख्यतः जंगलों पर ही निर्भर होता था। जैसे पेड़ पौधे से प्राप्त लकड़ी या फल, कुछ भी कह लो, उनसे जो संसाधन प्राप्त होते थे उनसे ही उनका जीवन निर्वाह होता था। तो यही यहाँ पर बताया गया है। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम्स? पीपल इन डिफरेंट लिव्स पार्ट एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, दे प्रोबेबली आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो ये बताया गया, आपको भी पता है कि अलग अलग क्षेत्रों में जाने से वहाँ की क्या जलवायु, मौसम में परिवर्तन होता है, जिससे उनके जो समाज के में रह रहे लोग हैं, उनके जो जीवन है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। किसके हिसाब से? जलवायु के हिसाब से। उनकी भाषा में, रहन सहन में, पहनावे में भी अंतर देखा जाता है। तो यही समझाया गया है कि अगर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एम्पायर में देखें तो भाषा, इस एम्पायर में भाषा अलग बोली जाती है, इस एम्पायर में अलग, इस एम्पायर में अलग, खान पान, रहन सहन, पहनावा, इन सब में अंतर पाया जाता था। तो ये बताया गया यहाँ पे। अब यहाँ देखते हैं हाउ डिफरेंट जो किंगडम थे वो एम्पायर से कैसे अलग थे, भिन्न थे। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज। जो एम्परर्स थे वो क्या थे? उनको अधिक संसाधन की आवश्यकता होती थी। क्यों? क्योंकि जो एम्परर्स थे, किसके? एम्पायर के शासक, उसको एम्परर्स कहते हैं, उनको अधिक संसाधन की आवश्यकता होती थी इन कंपैरिजन टू किंगडम्स, के राजा के। जो किंगडम के राजा शासक होते थे उसे किंग कहते थे, और एम्पायर्स के राजा एम्परर्स। तो एम्परर्स के शासक को अधिक संसाधन की आवश्यकता होती थी। क्यों? क्योंकि जो एम्पायर्स था वो क्या था? लार्जर, मतलब बड़ा था साइज में, बिग। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम अपने माइंड में डालने के लिए हम इसको बिग वर्ड का यूज़ यहाँ कर सकते हैं कि एम्पायर कैसा साइज में था, आकार में बड़ा होता था इन कंपैरिजन टू किंगडम, एंड नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड। जैसे कई सारे किंगडम मिला के एक पूरा एम्पायर बनता था। इसके कारण ही अगर ये एम्पायर इतना बड़ा है तो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए रिसोर्सेज की भी आवश्यकता ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे ये किंगडम एक ही है, इससे तो कई गुना है आकार में, तो इसके लिए
संसाधन जैसे आर्मीज, सैनिक, खाने, समाज में रह रहे लोगों के लिए जो भी मूल चीज़ें हैं जैसे खाना, घर और उनकी दैनिक दिनचर्या, इन सब के लिए जो भी आवश्यक सामग्री होगी उसमें अधिक मात्रा लगेगी। और इसके लिए इनको कंट्रोल करने के लिए, समाज के बड़े हिस्से को कंट्रोल करने के लिए अधिक ऑफिशियल्स, अधिकारियों की भी आवश्यकता होगी जो टैक्स को कलेक्ट करेंगे, लोगों को नियंत्रित करेंगे, मैनेज करेंगे सोसाइटी को। तो इसलिए एम्पायर क्या होता था, साइज में बड़ा होता था, जिसके कारण इसमें अधिक रिसोर्सेज की आवश्यकता होती थी, अधिक आर्मीज, ऑफिशियल मीन्स अधिकारियों की आवश्यकता होती थी ताकि समाज के सोसाइटी को कंट्रोल कर सके। रूलिंग द एम्पायर, हम एम्पायर को रूल करने के बारे में देखते हैं। डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली। ढेर सारे भारतीय उपमहाद्वीप में ढेर सारे क्या होते थे, एम्पायर पाए जाते थे या पाए गए थे, लेकिन जो उनकी रूल करने की, जो शासन करने की उन पे जो सिस्टम था, पद्धति थी, वो क्या होती थी, डिफरेंट, अलग होती थी। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। जो पाटलिपुत्र का एरिया था, जो कैपिटल भी था उनका, वो क्या था, डायरेक्टली रूल होता था किनके द्वारा, शासक के द्वारा, एम्परर। दिस meant दिस meant that the official were appointed to collect tax। इसका मतलब क्या था, शासक क्या था, डायरेक्ट कंट्रोल करता था। इसका मतलब वो डायरेक्ट क्या करता था, अपॉइंट करता था ऑफिशियल को, अधिकारियों को, किस लिए, टैक्स कलेक्ट करे या फिर कर है उसको इकट्ठा करने के लिए उस राज्य से। हु लिव्ड इन विलेज एंड टाउन्स, जो भी शहर और गांव में रहते थे या उस एरिया में रहते थे, तो अधिकारियों की नियुक्ति करता था कौन, राजा। ऑफिशियल ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर। जो अधिकारियों के पास इतनी शक्ति थी कि वो जो भी राजा की बात नहीं मानता था, उनके जो ऑर्डर है उनका उल्लंघन करता था, आदेशों का, उसको क्या करता था, पनिश करता था कौन, अधिकारी, वही ऑफिशियल। और यही बताया गया है यहाँ पे, ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। ऑफिशियल को क्या, अधिकारियों को क्या सैलरी दी जाती थी। मैसेंजर वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। और जो ऑफिशियल अधिकारी थे वो कोई करप्शन या कुछ वैसी गतिविधि ना कर दे जो राजा के हित में ना हो, इसलिए वो क्या करते थे राजा, वो स्पाई, जासूस लगवाते थे, किसकी देख रेख में, किसको देखने के लिए, ऑफिशियल को, अधिकारियों को। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर्स सुपरवाइज देम विद ऑल द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। सीनियर मिनिस्टर की हेल्प, जो भी उनके जो चहेते थे, विश्वसनीय लोग थे, उनकी सहायता से ही सब कुछ वो मैनेज करते थे। अदर एरिया वर रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविजनल कैपिटल सच एज तक्षशिला एंड उज्जैन। जो तक्षशिला और उज्जैन थे वो प्रोविजनल कैपिटल के रूप में क्या करते थे, रूल किया जाता था, अमाउंट ऑफ कंट्रोल ऑफ फ्रॉम पाटलिपुत्र। तो उस हिसाब से नहीं कंट्रोल किया जाता था, वहाँ कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता था शासक का, वहाँ ऑफिशियल या फिर किसी को बैठा दिया जाता था, जैसे राजकुमार हो गए या गवर्नर, वहाँ पे वही वहाँ के शासक होते थे, कहाँ के, जैसे दूसरे एम्पायर हो गए, जैसे तक्षशिला या उज्जैन कैपिटल है, चाहे वो राजा का बेटा वहाँ चले जाता था या गवर्नर नियुक्त किया जाता था उन राज्यों के लिए। तो यही बताया गया है कि वहाँ डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। इन द वास्ट एरिया बिटवीन दिस सेंटर्स मोरे ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स। आपको भी पता है कि जो एरिया था वो कितना बड़ा था भारतीय उपमहाद्वीप का, और इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैन पावर, श्रम की, रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। तो जो मौर्य साम्राज्य था उनका मेन मकसद था कि जो रोड थे, सड़क से, जो परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है किसी भी व्यापारिक रूप से, रोड हो गए, रिवर हो गए, अगर आपने इनको सही ढंग से कंट्रोल कर लिया तो आप उन संसाधनों पर नियंत्रण कर पाएंगे
जो आपके समाज के कल्याण के लिए एकदम आवश्यक है। चाहे रिवर से आने जाने वाले जहाज़ों की बात कर लो, रोड से आने जाने वाले यात्रियों या कोई भी परिवहन की। और इसमें ढेर सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उसमें भी आपको लाभ होगा। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वाज इन इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। तो ये बताया गया है अर्थशास्त्र में कि कौन कौन से राज्य, जैसे साउथ इंडिया है वो गोल्ड, वहाँ पे सोने हैं, उसकी बहुलता थी, अधिक मात्रा में पाए जाते थे। और ब्लैंकेट कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट का एरिया। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। तो ये कैसे, ट्रिब्यूट के रूप में। ट्रिब्यूट मीन्स कभी कभार उपहार के रूप में लोगों के द्वारा इनको दिया जाता था, कलेक्ट किया जाता था, राजा को दिया जाता था। देयर वर ऑल्सो फॉरेस्ट रीजन, पीपल लिविंग इन दिस एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, बट मेनी हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट टिम्बर हनी। तो आपको भी पता है जो जंगलों का एरिया था, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते, पैसे तो नहीं कर सकते एक वो निश्चित अमाउंट एक निश्चित समय अवधि में, या आपको कह दे कि 15 या 10 दिन में आपको इतना पैसा देना है, वो इतने नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास कोई ऐसी गतिविधि या फिर वो इतने सक्षम नहीं हुआ है कि जैसे उनको डेली बेस पे कोई पैसे मिल रहे हैं। लेकिन उनके पास क्या है, उनके पास है नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे जानवर, एलिफेंट। तो वो उपहार के ट्रिब्यूट के तौर पे क्या उनसे एक अपेक्षा या फिर एक्सपेक्टेशन की जाती थी कि वो एलिफेंट दे दे, टिम्बर जो लकड़ी है, हनी, ये सब प्रोवाइड करे। तो यही सब बताया गया है। ट्रिब्यूट, अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज अ एंड विट व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स और मोर। टैक्सेस के जैसा नहीं, टैक्स क्या होता था, एक निश्चित समय अवधि में एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता था, चाहे वो रेगुलर बेसिस पे हो या मंथली बेसिस पे, तब कलेक्ट किया जाता था। बट जो ट्रिब्यूट होता था वो लोगों के द्वारा अपने खुशी के से दिया जाता था, जब राजा के पास वो जाते थे। द एम्पायर या एम्पायर एंड द कैपिटल सिटी, मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज ये यहाँ से इनकी स्टार्टिंग होती है, ये आगे भी इतिहास में इनका बहुत ही मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही गहरा है, क्योंकि इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसने उस समय के भारतीय समाज की संरचना को एकदम गहराई से समझाया, उसके शासकों के बारे में बताया कि शासक कैसे थे उस समय, उनकी जो सोसाइटी थी वो कैसे थी। तो ये हम देखेंगे। मेगास्थनीज वाज एम्बेसडर, एम्बेसडर थे, was sent to the court to चंद्रगुप्त मौर्य। एम्बेसडर थे कौन, मेगास्थनीज। और किन के कोर्ट में या किन के जो एम्पर साम्राज्य थे, किन के साम्राज्य में भेजा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के। और किन के द्वारा, सेल्यूकस निकेटर। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर कुछ भी चीज़ याद रखनी है तो हम ऐसे ही याद रख सकते हैं हिस्ट्री में कि किन के द्वारा भेजा गया, सेल्यूकस निकेटर, यहाँ लिखा गया है। किसने किसने भेजा, सेल्यूकस निकेटर। किसको भेजा, मेगास्थनीज। और किसके दरबार में भेजा, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं बार बार। ये ट्रिक होती है कोई भी हिस्ट्री की, जो डेट है, तथ्य हैं, इन सबको याद रखने की। कोर्ट मीन्स दरबार, इनके दरबार में भेजा गया। मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सो, उन्होंने जो देखा वो लिखा। ओकेजन मीन्स जब कोई शुभ दिन होता था। द एम्पायर अपेयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद रॉयल प्रोसेसन, उनकी जो राजशाही, चाहे वो संसाधन के रूप में हो, चाहे वो जो रिसोर्सेज थे, जैसे जो भी पावर थी, वो एकदम जोरों शोरों से दिखाई जाती थी जब वो निकलते थे, पब्लिक गैदरिंग करते थे। ही इज कैरिड अ गोल्डन पेनिक्विन, वो एकदम सिंहासन कौन सा था, सोने का सिंहासन पे बैठते थे। हिज गार्ड राइड एलिफेंट, हाथियों की सेना चलती थी आगे। डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, जो सोने और चांदी से सजे होते थे। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच बर्ड, और कोई कोई गार्ड
जो सैनिक थे वो क्या जो सुरक्षा प्रदान करते थे वो एक ट्री छोटा सा पौधा लेके जिन पर चिड़ियों का झुंड बैठा रहता था, जो बहुत ही लुभावना होता था, अट्रैक्टिव होता था, ये बताया गया है। और द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। जो किंग था, राजा होते थे, शासक होते थे, वो किनके द्वारा उनके चारों तरफ कौन होते थे? आर्म्ड वुमेन होते थे। आर्म्ड वुमेन मीन्स जो सुरक्षा कर्मी होते थे वो महिलाएं होती थी और जिनके पास हथियार होते थे ताकि वो राजा की सुरक्षा कर सकें, क्योंकि राजा को क्या डर था कि कोई उन्हें मार न दे, इसलिए। ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट फूड। उनके पास क्या स्पेशल नौकर होते थे जो राजा के खाने को टेस्ट करते थे उनके खाने से पहले, ताकि वो पता चल सके इसमें जहर तो नहीं है या कोई वैसा पदार्थ तो नहीं है जो राजा की तबीयत खराब कर सके। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम 2 नाइट्स। 2 रात तक वो सेम बेडरूम में नहीं सोते थे। हर 2 रात के बाद वो उनका जो सोने का स्थान था वो बदल दिया जाता था। ये बताइए, ये यहाँ से देख सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य या फिर जो मौर्य एम्पायर है वो कितना, उसमें जो संसाधन की बहुलता कितनी थी, वो कितना समृद्ध था, एक तरीके से यहाँ से पता चल सकता है। मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द, ये तो हमने देख लिया। अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना ही रोट। पाटलिपुत्र के बारे में उसने क्या लिखा, किसने? मेगास्थनीज ने। दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। किसके बारे में बात हो रही है? पाटलिपुत्र की। क्या है? बड़ी सिटी है और इसके चारों ओर क्या है? मैसिव वॉल, बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है और सुंदर है ये सिटी। और सिटी में कितने गेट हैं? 64 गेट हैं। जो प्रवेश द्वार है वो कितने हैं? 64। और इट हैज़ 570 टावर्स, 570 टावर है जिससे निगरानी रखी जाती थी। द हाउस 2 and 3 स्टोर्स, और जो घर होते थे वो 2 और 3 माले के होते थे। आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक्स, जो मिट्टी के ब्रिक के द्वारा बनाए जाते थे या फिर लकड़ी के द्वारा, ये बताया गया यहाँ पे। द किंग पैलेस ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन्स कार्विंग, इट इज सराउंडेड विद द गार्डन। ये बताया गया है कि उनके आसपास क्या गार्डन भी बना दिया जाता था बहुत ही सुंदर रूप से, लोग ताकि वो लुभावना लगे। तो यही बताया गया है इसमें। अशोका एंड यूनिक रूलर। अब अशोका के बारे में जानते हैं कि उनको एक हमारे इतिहास में एक विशेष दर्जा क्यों प्रदान किया गया है। वो क्या है? द मोस्ट फेमस मौर्य रूलर वाज अशोका। सबसे जो फेमस रूलर थे वो कौन थे? अशोका थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। अशोका एक ऐसे शासक थे जिन्होंने पहली बार क्या किया, जो अपने मैसेज थे, संदेश थे, उनको लोगों तक कैसे पहुंचाया? इंस्क्रिप्शन के द्वारा पहुंचाया। इंस्क्रिप्शन के द्वारा पहुंचाया। जैसे हमने बताया नहीं था कि किसी भी राज्य में प्रवेश करने से पहले वहाँ पर एक पिलर बनाया जाता था, उन पे उस राज्य के नियम कानून लिखे जाते थे ताकि उसका कोई उल्लंघन ना करे, ताकि उससे अवगत रहे उन, ताकि लोगों को समस्या ना हो। मोस्ट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत, और इसमें मेन चीज़ें हैं जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है वो कौन से भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में, जो आम बोलचाल की भाषा भी होती थी ताकि लोग उसे पढ़ सके और समझ सके। रिटन इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन एंड वर इन रिटन इन ब्राह्मणी। प्राकृत और ब्राह्मणी दो थी स्क्रिप्ट, उसमें लिखी गई थी। कौन सी स्क्रिप्शन? ये कहाँ कहाँ पाए गए? सरिस्का, सांची, सांची का स्तूप देख सुना होगा आपने, सारनाथ, ये सब। अब कलिंग देख लेते हैं। कलिंग इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। जो ओडिशा है उसका प्राचीन नाम है कलिंग। अशोका फाउट अ वॉर टू कंकर कलिंग। अशोका ने युद्ध किया किस लिए? कलिंग राज्य को जीतने के लिए। He was so horrified when he saw the violence and the blood. तो आपको भी पता है कि कोई भी युद्ध लड़ेंगे तो उसमें जो जान माल की हानि बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, लेकिन इसमें बहुत ही जो वायलेंस था वो एक अधिक स्तर पर पहुंच गया था। वहाँ पर जो लोगों की
जो हत्याएं या फिर लोगों को मारा गया, उससे जो अशोका थे सम्राट, उनकी जो फीलिंग्स थे उनको एक तरीके से इस वॉर के बाद बिल्कुल बदल दी गई, इस वॉर के द्वारा। क्योंकि क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हो गया था। डेट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट। तो इन्हीं इस वॉर को इसलिए इम्पोर्टेंस दी जाती है हमारे इतिहास में, क्योंकि इसी युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया, युद्ध का बिल्कुल त्याग कर दिया और एक अहिंसा के रास्ते पर चलने का उनमें क्या आया, फीलिंग आई कि अब अहिंसा के रास्ते पर ही चलना है, कभी भी वायलेंस का रास्ता नहीं लेना है। He is the only king in the history of the world who gave up conquest after the winning a war. उन्होंने क्या किया, उस जीत को नहीं मनाया, युद्ध जीतने के बाद उसको हासिल नहीं किया, कब्जा नहीं किया, और पहले वो रूलर बने। ऐसे अशोका's inscription described या डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर। अब देखते हैं अशोका का इंस्क्रिप्शन क्या कहता है। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन में। कलिंगा वॉर के बारे में क्या कहते हैं अशोका अपने इंस्क्रिप्शन में। 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग कंकर्ड कलिंगा। 8 साल बाद राजा बनने के बाद, करीबन 8 साल बाद राजा बनने के बाद कलिंगा को कंकर्ड किया। अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड। लाखों लोग क्या हुए, कैप्चर हो गए। कैप्चर मीन्स काबू में आ गए। एंड मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल वर किल्ड। आपने देखा होगा कि आधे से ज़्यादा लोग क्या हुए, मारे गए। इससे जो उनकी जो फीलिंग थी वो एकदम से चेंज हो गई। लोगों को कब्जे में तो कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोग मारे भी गए। आई बिलीव डैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज़ मच बेटर देन कंकरिंग देम थ्रू फोर्स। तो ये बताया गया कि अगर आप उससे धर्म या फिर धर्म से, यहीं से धर्म का भी कॉन्सेप्ट आता है, अगर आप उसको एक लीगल वे में उसको कंकर करें, जीतें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज के नागरिक को, तो वो ज़्यादा बेटर होता है बल्कि बदले या फिर दबाव में जीतने के सिवा। यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई है कि किसी को भी अगर आप फोर्स करके जीतोगे तो आप उसे उसकी फीलिंग को नहीं जीत सकते। आप उसके सिर्फ क्या जीतोगे, एक मजबूरी के तौर पर वो आपके साथ होंगे। लेकिन आप किसी को प्यार से या फिर उसके कल्याणकारी या फिर उसके जो भी अच्छी चीज़ें हैं, समाज के हित में काम करोगे, उससे अगर आप लोग आपके साथ होंगे तो वो बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होगा, आपके लिए लाभकारी होगा इन कंपैरिजन टू फोर्सफुली किसी को कैप्चर करना। तो ये बताया गया है अशोका के बारे में। ये मैसेज दिया है उन्होंने आज के लिए कि फोर्सफुली किसी को कैप्चर करना बेनिफिशियल नहीं होता लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए आप उसको एकदम धर्म के रास्ते पर चलते हुए लोगों को जीतो। My son and grandfather, after they should think about instead of they should think about how to spread Dhamma। तो ये बताया गया है कि उन्होंने आगे अपने जो पीढ़ी थे उनके लिए मैसेज छोड़ा था ये कि धम्मा का प्रचार करें और धम्म के रास्ते पे चले। धम्मा इज द प्राकृतिक वर्ड फॉर संस्कृत एंड धर्मा। धम्मा क्या है, प्राकृतिक वर्ड है, प्राकृतिक वर्ड है जिसका संस्कृत में अर्थ है धर्म। इसी को ही धर्म कहते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए हमें। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो धर्म के विरुद्ध हो, मतलब नेक काम करने चाहिए हमें। इसका शॉर्ट फॉर्म में मतलब ये। बिसाइड अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोस। इसके बावजूद पिलर के साथ साथ उन्होंने क्या किया, चट्टानों पर भी अपने मैसेज संदेश को लिखा, ताकि और अपने ऑफिशियल को जो अधिकारी नियुक्त किए हैं उनको भी एक आदेश दिया कि उनको पढ़ाओ या फिर उन तक इस मैसेज संदेश को पहुंचाओ जो पढ़ने में असक्षम है, जो नहीं पढ़ सकते। तो ये सब उन्होंने कोशिश की। अशोका ऑल्सो सेंड अ मैसेज टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा एंड अदर लैंड सच सीरिया इजिप्ट। और अशोका ने अपने दूतों को भेजा, एम्बेसडर को भेजा दूसरे देशों में, ताकि जो उनके विचार थे
अशोका के, वो फैल सके, स्प्रेड हो सके एक राज्य से दूसरे राज्य, ताकि जो विश्व है एक अहिंसा के मार्ग पर चल सके। तो ये बताया गया है कहाँ का, ग्रीस, इजिप्ट, सीरिया, श्रीलंका, यहाँ यहाँ भेजा उन्होंने। द रामपुरवा, तो ये बताया गया फाइनली पॉलिश स्टोन स्कल्पचर, दिस वाज अ पार्ट ऑफ द मोरियन पिलर फाउंड इन रामपुरवा, बिहार। स्कल्पचर कहाँ पाया गया है, जो भी मूर्ति है यह है बिहार में रामपुरवा जगह पे। नाउ बीइंग प्लेस्ड इन द राष्ट्रपति भवन, अब ये राष्ट्रपति भवन में इसको लाया गया ताकि ये लंबे समय तक हमारे इतिहास का हिस्सा बना रहे, जिसमें कोई क्षति न पहुंचे। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्किल टू द स्कल्पचर ऑफ दिस टाइम। तो ये कब बनाया गया है, ये मौर्यन एम्पायर के, मौर्यन साम्राज्य के समय में बनाया गया। अशोका मैसेज to the subject. People perform a variety rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born. People क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, रिचुअल्स को, जो रिचुअल्स हो गए जैसे शादी हो गए, या फिर जब वो बीमार होते हैं तो पूजा पाठ कराते हैं, तो ये सब करवाते हैं। These rituals are not useful. ये सब रिचुअल्स, पूजा पाठ क्या है, यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं है? If instead people observe other practice, this would be more fruitful. What the other practice? तो बोला है कि पूजा पाठ के सिवा दूसरी हमें जो प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए, जो कार्य है वो करनी चाहिए। और कौन से कार्य हैं जो उनके लिए फ्रूटफुल होंगे, लाभदायक होंगे, वो है बीइंग जेंटल। बीइंग जेंटल मीन्स लोगों के प्रति नेक रहो, उनसे अच्छे तरीके से बातचीत करो, और अपना जो विचार है वो सुस्पष्ट क्लियर रखो, ताकि लोगों के बीच में या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन बहुत ही कम हो। रिस्पेक्ट, क्विड प्रो क्यो की, ये क्विड प्रो क्यो एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है गिव एंड टेक। तो गिव एंड टेक पॉलिसी होती है, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आप उससे क्या करोगे, उसके अंदर एक रिस्पेक्ट की भावना आपके प्रति अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। तो ये बताया गया है कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, दूसरे की फीलिंग को, दूसरे के विचारों को। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर विद कंपेशन, करुणा, दया की भावना रखनी चाहिए दूसरों के प्रति। गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, तो ये बताया गया ब्राह्मण और मॉन्क को क्या करना चाहिए, हमें उपहार देने चाहिए। आपको भी पता है कि उनकी जो रोजगार है उनका हमारे ऊपर ही निर्भर करता है, उनका कोई फिक्स सैलरी या फिर कुछ वैसा नहीं होता, तो हमें उनके प्रति कैसा होना चाहिए, उनको उपहार देते रहना चाहिए। इट इज़ रॉन्ग टू प्रेज हिज वन रिलीजन और क्रिटिसाइज, और ये गलत है कि हम अपने ही धर्म को का प्रचार प्रसार करें या प्रेज करें, सराहें, और दूसरे के जो धर्म है उसको नीचा दिखाएं, ये बिल्कुल ही गलत है। हमें सभी धर्मों का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एच वन शुड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन, हम सभी को एक दूसरे के धर्मों का रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इफ वन प्रेज, तो ये बताया गया है कि अगर हम सिर्फ अपने धर्म का प्रचार प्रसार सराहना कर रहे हैं और दूसरे के धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, तो ये हमारे धर्म की सबसे बड़ी हानि होती है। इससे हमारे धर्मों के बारे में पता चलता है कि हमारे धर्मों में कैसी शिक्षा दी जाती है, जिससे उस धर्म की क्या होगी, हानि होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रोट हिज एडिक्ट्स इंस्क्रिप्शन। किसके एडिक्ट्स की बात हो रही है, अशोका की, सम्राट अशोका। स्टिल स्पीक टू अस इन लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड। तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या बताया कि जो उनके एडिक्ट्स थे, इंस्क्रिप्शन थे, वो आज भी हमसे बात करते हैं, वो हमें मूल्य सिखाते हैं कि हमें सोसाइटी में कैसा रहना चाहिए, जो एक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। तो ये सब इन रूपों में उनके इंस्क्रिप्शन, उनकी विचारधारा, जैसे उनके आइडिया, ये सब मायने रखते हैं आज के समय में। तो यही सब बताया गया है। और आपने देखा होगा कि जो एथिक्स का पेपर होता है उसमें भी
इनके एग्जाम्पल को एकदम अपने आंसर शीट में यहाँ पे सुटेबल फॉर्म में, अगर उनसे सुटेबल कोई करुणा, कंपेशन, इन सब के कोई टॉपिक आए तो इनके एग्जाम्पल को हम लिख सकते हैं। सम वॉट बिफोर द टाइम ऑफ द मौर्यन एम्पायर, अबाउट 2400 साल पहले एम्पायर इन चाइना बिगेन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। इसी के समय जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उसकी निर्माण की शुरुआत हुई। इट वॉज मेन टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर। तो ये बताया गया कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की क्यों बनाया गया, ताकि वो हमारे जो मौर्यन एम्पायर है उनसे अपने साम्राज्य को बचा सके। एडिशन टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 साल पहले बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग। तो ये बताया गया है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब रोड अलोंग विद द सेवरल थाउजेंड ऑफ पीपल वर्क टू बिल्ड द, ये बताया गया हज़ारों और इन सब की लेबर की आवश्यकता हुई। क्यों? क्योंकि जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप से साम्राज्य के जो सैनिक इन सब के आक्रमण से बच सकें और जो व्यापार के रूप में हानि पहुंचा रहे थे उनसे भी कम क्षति हो। तो ये सब बताया गया है। शोइंग इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स इंक्लूडिंग द सिल्क रोड। तो सिल्क रोड हम आगे समझेंगे। ये चाइना के साथ व्यापारिक तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है हमारी सिल्क रूट, जो जिसे उत्तरी पथ के नाम से भी जानते हैं। मौर्यन एम्पायर कोलैप्स अबाउट 2200 साल पहले। इन इट्स प्लेस and elsewhere rose several king and kingdoms in the northwest and in parts of northern, known as Indo-Greeks, ruled about 100 years. They were followed. तो ये बताया गया, यहाँ से पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। मौर्यन एम्पायर क्या हुआ, 2200 साल पहले क्या हुआ, कोलैप्स कर गया। उनका जो उन्मूलन था वो नष्ट हो गए पूरी तरीके से। नॉर्थ इंडिया किंग्स नोन एज इंडो ग्रीक्स, जिनको इंडो ग्रीक्स के नाम से जानते हैं, 100 ईयर्स दे वर फॉलोड बाय सेंट्रल एशियन पीपल नोन एज शाक्स। उसके बाद क्या होता है, शका आते हैं। वो सेटअप अ किंगडम इन नॉर्थ वेस्ट। इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, यहाँ पर उन्होंने अपना किंगडम की स्थापना की। सम ऑफ दिस किंगडम्स लास्टेड अबाउट 500 साल पहले। शकास वर डिफीटेड बाय द गुप्तास किंग। शका को किसने हराया, गुप्ता किंगडम में, गुप्ता के रूलर ने। ये भी हम पढ़ेंगे। द शकास इन टर्न बाय फॉलो बाय द कुशान्स। फिर कुशान आए। ये सब हम आगे गहराई से समझेंगे कि शका के जो किंगडम थे, अम्पायर था, उसको गुप्ता के बाद कुशान, इन सब ने कैसे प्रभावित किया। इन द नॉर्थ एंड इन पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया, जनरल ऑफ द मौर्यस नेम्ड डायनेस्टी नॉन एज कर्म्स। अब देखते हैं नॉर्थ एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल, केंद्रीय भारत में जनरल ऑफ द मौर्यस नेम्ड, जो किसके जनरल थे, एक तरीके से मंत्री थे, किसके, सैन्य मंत्री मौर्य के, पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने क्या किया, एक किंगडम की स्थापना की जिसे क्या कहते हैं, शुंग किंगडम। इसके संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। वर फॉलोड बाय अनदर डायनेस्टी नोन एज कर्ण। कोई पूछे कि शुंग डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, वो कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद कर्ण आए रूलर के रूप में। फिर क्या हुआ, गुप्ता एम्पायर आए। उसके बाद द शकस हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया फाउट सेवरल बैटल विद द सातवाहन। हु रूल्ड ओवर वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, द सातवाहन किंगडम विच वाज स्टेब्लिश अबाउट 2100 साल पहले एंड लास्टेड फॉर 400 साल अराउंड। ये बताया गया है कि यहाँ पर जो मेन रूलर थे, डायनेस्टी थी, वो कौन कौन सी थी, शाका, कन्म और पुष्यमित्र शुंग द्वारा फाउंडेड की गई, उनके द्वारा स्थापना की गई शुंग डायनेस्टी मेन थी यहाँ पे। और न्यू रूलिंग फैमिली नोन एज वटकटस बिकम द पावर सेंट्रल एंड द वेस्टर्न इंडिया। वटकटस कौन थे, एक रूलिंग फैमिली थे। अब देखते हैं लुकिंग अहेड इन साउथ इंडिया द चोलास, चेरास एंड, अब वो तो नॉर्थ इंडिया की बात हो गया। साउथ में कौन रूल कर रहे थे, चोलास, चेरास, पांड्यास, बिटवीन इतने साल पहले। ये तो बेसिक सी क्लास है। इसके बाद हम पूरे जो डायनेस्टी है, एक एक डायनेस्टी को गहराई से समझेंगे। इसकी सामाजिक संरचना क्या थी, में आर्ट कल्चर कैसा था,
संस्कृति या जो भी कला थी वो कैसी थी, राजा के फाउंडर कौन थे, उसके जो वंश थे, पूरे गहराई से समझेंगे। ये सब 6th क्लास की सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये बेसिक क्लास है, आखिरी नहीं, तो हमारे साथ जुड़े रहना। इसके बाद देखते हैं, देयर वर अदर चेंजेस that were talking in the place, ordinary men and the women played a major role। जो इसके बाद धीरे धीरे समाज में अधिक बदलाव आने लगे। उन्होंने क्या किया, जो साधारण लोग थे, व्यक्ति थे और औरत थे, उनकी जो भूमिका थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड द ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स एंड क्राफ्ट। एग्रीकल्चर के बढ़ने से क्या हुआ, लोगों में विकास की संभावना बढ़ी और नए शहरों का विकास हुआ। अर्लीस्ट टेम्पल्स एंड स्तूपास बुक्स रिटन एंड साइंटिस्ट डिस्कवर्ड वन नेम्ड। तो इसी के कारण बताया गया कि जब किसी समाज का विकास होता है तो उसमें जो बदलाव होते हैं वो चारों तरफ से हॉरिजॉन्टली होता है, पूरी रूपरेखा से होती है, चाहे वो स्तूपा के रूप में हो, बुक्स के रूप में हो, इन सबसे इनकी जानकारी मिलती है। और इनमें जो मंदिरों का निर्माण है, इनकी वास्तुकला है, स्कल्पचर है, इंस्क्रिप्शन है, इन सब के बारे में क्या हम आगे और गहराई से समझेंगे कि इनका विकास कैसे हुआ। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, इसमें हमने जाना मेन चीज़ थी अशोका के बारे में। और जो मैगस्थनीज थे, एम्बेसडर थे, किसके द्वारा भेजा गया, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो यही मेन टॉपिक थे आज के। तो ये एनसीईआरटी की बुक ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाली है और ये हमारे कुछ क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो उसको सॉल्व करने में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।